हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज फॉर क्लास 11 फिजिक्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, वेक्टर्स। तो क्योंकि आज वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो आज तो आपका टॉपिक से इंट्रोडक्शन होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्हाई डू वी नीड वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर, किस किस तरह के वेक्टर्स होते हैं, एंड हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस तरह से कुछ बहुत ही आसान से टॉपिक्स हमें आज के लेक्चर में कवर करने हैं। तो तैयार हैं आप? जल्दी से एक कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और जो आलसी बच्चे हैं वो इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpande.com पर जाकर। तो तैयार हैं आप? शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं बाय वेक्टर्स। शुभारंभ हो रहा है। टुडेज गोल, आज का गोल क्या है? आज का गोल है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में सारी बेसिक बातें समझना। तो सबसे पहली बात आई, व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स? ये अचानक से वेक्टर्स की हमें जरूरत क्या पड़ गई? तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, क्या लिखते हैं उसको? PQ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, N और U। N बोले तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, U बोले तो उसकी यूनिट। इन दो चीजों से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन हो जाती थी। जैसे मान लो मेरे को भूख लगी है, मेरे को मैंगो खाना है, मेरे को आम खाना है। मैं आम लेने मार्केट गया और मार्केट से जाके 2 किलो आम लेके आया। मैं मैंगो लेने गया, अलग सर मैंगो लेने गए और कितना मैंगो लेके आए? 2 kg मैंगो लेके आए। अब देखो ये इंफॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट है। कितने मैंगो लाए? 2, और 2 क्या? kg, यूनिट भी जुड़ी है साथ में। सो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मास कंप्लीटली डिफाइन हो जाता है। भाई ये क्या चीज है? मास कंप्लीटली डिफाइंड हो गया। और किसी चीज की यहां जरूरत नहीं है, डायरेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई बच्चा आया, सर मेरे को फीवर है, मैं आज की क्लास नहीं अटेंड करेगा। झूठी बोल रहा है वैसे भी ये तो बहाने सारे बच्चे बनाते हैं। फिर मैंने पूछा कितना फीवर है, तो उसने बोला 101। मैंने बोला 101 क्या? तो फ़ारेनहाइट होता है ना, सेल्सियस तो होता नहीं। तो मान लो किसी बच्चे ने कहा उसको फीवर है, मैंने पूछा कितना फीवर है, उसने बोला 101 फ़ारेनहाइट है। अगर सच में है तो बच्चा प्रॉब्लम में है। ये इंफॉर्मेशन देखो अपने आप में कंप्लीट है। कितना फीवर है? 101 टाइम्स ऑफ फ़ारेनहाइट। अब इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह की जरूरत तो है नहीं कि तुमको फीवर किधर है, सर के ऊपर है, इधर है, पीछे की तरफ है, ऐसा तो कुछ जरूरत नहीं है ना। तो जो हमारे पास ये क्वांटिटी है बच्चों, ये क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है अगर हमें टेम्परेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो और यूनिट पता हो। मास की भी सेम कहानी थी, है ना। मेरे को भाई भूख लगी है, मैं लेने गया, क्या अब की बार सेब लेने चला गया, मैं 10 किलो सेब लेके आया। कितना खाओगे सर आज? 10 किलो सेब लेके आया, तो 10 टाइम्स ऑफ kg, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। पर कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन की जरूरत होती है। इसका जरा फील लेते हैं एक छोटी सी कहानी से कि हमारे पास 2 दोस्त हैं। एक दोस्त बहुत अमीर है, एक दोस्त थोड़ा गरीब है। ठीक है, एक दोस्त अमीर है, एक दोस्त थोड़ा गरीब है। अमीर दोस्त मरने वाला है, कहीं कार एक्सीडेंट हुआ है, गिरा है, मरने वाला है। गरीब दोस्त उसके बगल में खड़ा है। तो अमीर दोस्त उसको बताता है, मैंने अपने जीवन की सारी कमाई, सारा खजाना, सारा सोना सब एक जगह गाड़ के रखा हुआ है। अब गरीब दोस्त दोस्ती अपनी जगह पूछ रहा है कहाँ है खजाना, ये तो बताओ बनने से पहले, बोल भाई बोल खजाना कहाँ है? तो वो बोलता है खजाना गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन। याद आ गया, धमाल मूवी में जैसे था। तो मरने वाला दोस्त बोलता है कि गोवा में एक सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े से एक बड़े से डब्लू नुमा पेड़, एक डब्लू नुमा पेड़ है, एक पेड़ है जो डब्लू के शेप का दिख रहा है, एक बड़ा सा डब्लू, उससे 5 मीटर दूर है। पूछा कहां पे है? बोला एक बड़े से डब्लू जो कि पेड़ के शेप में डब्लू है, उससे 5 मीटर दूर है। अब ये गरीब दोस्त पागल खुश हो गया, अच्छा। तो अमीर दोस्त अभी भी मर रहा है, बोल रहा है पर सुनो तो, उसने कहा अरे जाओ ऐसे तो नहीं हो तुम लोग दिल ही दिल ऐसे ही हो शायद मजाक की बात है, ठीक है, कहानी के सच में मत लेना। जाके अपने दोस्त को मार दिए, उसके पास खजाना भी नहीं है
तो अमीर दोस्त ने बोला सुन तो लो, उसने कहा अरे जाओ अब कोई जरूरत नहीं। वो भागा, कहाँ भागा? गोवा की तरफ, सेंट सेबेस्टियन गार्डन में। क्या ढूंढने? बड़ा सा डब्लू नुमा पेड़। तो भाई जो गरीब दोस्त था ये पहुंचा सेंट सेबेस्टियन गार्डन गोवा में। ये गोवा में पहुंच गया, ठीक है, और गोवा में नाच गाना नहीं कर रहा, खजाना ढूंढने आया है। इसको डब्लू नुमा पेड़ भी दिख गया। अब खजाना कहाँ है? इससे 5 मीटर दूर। तो ये आए गधे इंसान, है ना, ये नहीं हुआ कि वहां पूछ लेते 5 मीटर किस तरफ। ये आए, इन्होंने कहा 5 मीटर किधर? इससे लेफ्ट में 5 मीटर आए, यहां पे खट 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 खुदाई की, ना निकला खजाना। कोई बात नहीं, 5 मीटर राइट में चलते हैं, यहां पे खुदाई की, यहां पे भी खजाना नहीं निकला। 5 मीटर आगे आए, वहां पे भी खजाना नहीं, 5 मीटर पीछे भी खजाना नहीं। अब तुमको समझ में आ रहा है इसने कितनी बड़ी गलती की, डायरेक्शन ना पूछ के। वेक्टर क्वांटिटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पे जो 5 मीटर था ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो पाई, है ना। अब इसको 5 मीटर का एक पूरा सर्किल खोदना पड़ेगा। 5 मीटर का पूरा सर्किल, भाई ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी। अरे बाप रे, इसकी मेहनत बढ़ गई। कोई बात नहीं सर, खजाना है, मेहनत कर लेंगे, पर रुक जाओ, उसने तो बोला है पेड़ से 5 मीटर। अब 5 मीटर पेड़ के नीचे भी तो हो सकता है भाई, जमीन के अंदर 5 मीटर, और जमीन के अंदर 5 मीटर ऐसे हो सकता है, तो 5 मीटर से टेढ़े टेढ़े में भी हो सकता है। ये पेड़ है, जमीन से अंदर ऐसे में 5 मीटर, ऐसे में 5 मीटर, ऐसे। अरे सर गया ये तू तो गरीब रहेगा जीवन भर। 5 मीटर जमीन के अंदर इस तरफ, 5 मीटर जमीन के अंदर इस तरफ, कहां है खजाना? गया ये। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसने नहीं सुनी, मरते हुए दोस्त से पूछ तो लेता कम से कम कि भाई बता दो किस तरफ। वो बता रहा था, ये छोड़ के चले आए। तो यहां पे 5 मीटर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हुई। यहां पे होना चाहिए था कि 5 मीटर ईस्ट में चले जाना, 5 मीटर वेस्ट में चले जाना, 5 मीटर 30 डिग्री एंगल पे चले जाना, है ना, सीधे से 30 डिग्री एंगल 5 मीटर पे आ जाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हुई क्योंकि यहां पे क्या लैक कर रहा था? डायरेक्शन। तो जब भी हमें ऐसी कोई क्वांटिटी हो, जैसे यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी थी, क्या क्वांटिटी थी यहां पे? डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी थी। तो इसके लिए 5 मीटर सफिशिएंट नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है, पर इस फिजिकल क्वांटिटी को एक चीज और चाहिए थी, एंड दैट वाज डायरेक्शन। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए सिर्फ 2 चीज चाहिए, न्यूमेरिकल और यूनिट। ये बात पूरी तरह से सही नहीं थी। कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन भी चाहिए होता है। इंपॉर्टेंस समझ रहे हो वेक्टर क्वांटिटीज का? अरे फील ले लो भाई, इसके बाद तो सब रटी रटाई चीजें हैं। फील आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा। जैसे मान लो कोई गधा बच्चा है, वो पहुंचा चौराहे पे, किसी चौराहे पे पहुंचा, ठीक है, घर वालों ने उससे बोला है कि भाई जलेबी लेके आओ। हाय सर, खाने की बात, जलेबी लेके आओ। यहां मान लो जलेबी की दुकान है, मिठाई की शॉप है, यहां ये मिठाई शॉप है, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ये भाई साहब चौराहे पे पहुंचे, कोई बेवकूफ बच्चा है चौराहे पे पहुंचा, चौराहे पे किसी इंसान से कहा ये बताओ मिठाई की दुकान कहां है? उसने कहा मिठाई की दुकान 2 किलोमीटर दूर। उसने बोला अच्छा, और ये भाग पड़े आगे की तरफ। कितनी दूर? 2 किलोमीटर दूर आगे आ गए। क्या उसको मिठाई की दुकान मिलेगी? नहीं। क्या वो जलेबी खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। सर लालच आ गया, दही जलेबी खाने का मन करने लग गया ना मिला भाई। यहां पे आए, यहां पे आके इस बेवकूफ बच्चे ने, सर बेवकूफ नहीं कहना चाहिए, सीधा बच्चा बोल दे घर वाले ये करते हैं ना पेरेंट्स, किसी को अपने बच्चे को बेवकूफ होता बेवकूफ नहीं। हमारा बच्चा थोड़ा सीधा है थोड़ा भोला है बोलते नहीं बेवकूफ है। इसने फिर दूसरे इंसान से पूछा ये बताओ मिठाई की दुकान कहाँ है? उसने कहा भैया तुम गलत आ गए 2 किलोमीटर, मिठाई की दुकान यहां से 2 किलोमीटर इस तरफ थी। अब ये मिठाई की दुकान से कितना दूर है? 4 किलोमीटर। इसने बोला भैया मिठाई की दुकान कितनी दूर है? 4 किलोमीटर दूर है। ये सुने 4 किलोमीटर आगे भाग गए इनकी आदत है पूरी इंफॉर्मेशन ना लेने की। कितना आगे भाग गए? 4 किलोमीटर आगे भाग गए। अब इस टाइम ये मिठाई की दुकान से कितनी दूर हो चुके हैं? 4 2 6 2 8 किलोमीटर दूर हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन जानना कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फील हुआ? इंपॉर्टेंस समझ में आया? बहुत बढ़िया ये तो गए, मिठाई ना मिलेगी इनको। रुक के पूछ लेते भाई, इससे आराम से समय लेके पूछ लेते कि बता दो भैया
किस तरफ जाना है, सुनते ही नहीं है, तेजी में भाग रहे हैं, जल्दी बढ़िए। जैसे कि ये भी एक कहानी है कि एक इंसान था, वो हमसे बोला कि हमको देर हो रही है। हमने कहा जाओ भाई देर हो रही है, तो वो साइकिल लेके दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हमने कहा भाई साइकिल पे बैठ तो जाओ, टाइम कहाँ है साइकिल लेके दौड़ रहे हैं, कहीं जल्दी पहुंचना, साइकिल लेके दौड़ रहे हैं, टाइम कहाँ है बैठने का, है ना। तो ऐसे नहीं टाइम बचाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई ने भी दिमाग नहीं लगाया, गरीब रह गए जीवन भर, RIP और ये भाई को आज जलेबी नहीं मिलनी, अब तो जलेबी खत्म हो जानी है ना। देर से पहुंचो तो जलेबी कहाँ मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फील ले लो यार, ये सब तो आसान चीजें हैं। डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। चलो भाई बहुत बढ़िया। पहला डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, और यूनिट भी होती है, यूनिट की बात नहीं की, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, डायरेक्शन होता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, डायरेक्शन हो, ये तो सबको पता है, ओबेज वेक्टर्स लॉस ऑफ एडिशन, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब तक नहीं बन सकती जब तक वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे। हो सकता हो किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, हो सकता हो किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो और उसके पास डायरेक्शन भी हो, पर वो वेक्टर ना बन पाएगी। वेक्टर बनने की कंडीशन है ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सबसे बड़ी कंडीशन। वेक्टर बनने की कंडीशन डायरेक्शन नहीं होता बच्चों, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, अब जैसे मान लो मुझे भूख लगी थी, मैं 2 किलो, आज सर खाने की बात करो, भूख लगा है यार क्या करूं, 2 किलो आम लेके आया, मेरी भूख नहीं खत्म हुई, मैं 2 किलो आम और लेके आया। टोटल कितना आम खाया मैंने, 4 किलो, पूरा खा गया, ठीक है। तो 2 किलो प्लस 2 kg कितना हुआ, 4 kg। ये सिंपल एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन नहीं है। अब जैसे वेक्टर एडिशन क्या होता है, मान लो अपनी जो प्यारी बबीता है जो अपनी बबीता है वो यहां से 4 मीटर चली ईस्ट को, 4 मीटर चली ईस्ट को, इसके बाद ये 3 मीटर और चली ईस्ट को, 4 मीटर ईस्ट, इसके बाद 3 मीटर ईस्ट। मैं पूछूं कि इसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 और 3 कितना हुआ, 7, बड़ा आसान था। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, 4 + 3 का आंसर आया 7 मीटर, वेरी इजी। मान लो बबीता यहां से 4 मीटर, मान लो बबीता यहां से 4 मीटर चली ईस्ट को, उसके बाद उसका दिमाग कुछ पलट गया, वहां से वापस आ गई 3 मीटर वेस्ट को, सीधा नहीं चली, वहां से पीछे पलट गई 3 मीटर ईस्ट को। अब बबीता का इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 और 3 ही जुड़ रहे हैं। ये एरो क्या लगा रहे हो सर, वेक्टर पे लगता है एरो सर, माइनस होंगे, मुझे ही पता है माइनस होंगे, पर ओवरऑल तो हम जोड़ ही नहीं रहा, रिजल्टेंट ही तो निकाल, रिजल्ट निकाल रहे हैं, ऐसा समझ लो, रिजल्टेंट छोड़ो, रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो 4 और 3, इस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 1 मीटर। आंसर कितना आ गया, 1 मीटर। अभी डायरेक्शन नहीं लिख रहा मैं, 1 मीटर। तो 4 और 3 का ही आंसर 7 है, 4 और 3 का ही आंसर 1 है। जरा रुको, मान लो यही बबीता अपनी यहां से चली 4 मीटर ईस्ट को, और 4 मीटर ईस्ट चलने के बाद इसका कुछ दिमाग पलटा और यहां से ये आगे बढ़ गई 3 मीटर नॉर्थ को, 4 मीटर ईस्ट गई, 3 मीटर नॉर्थ। अब बबीता का इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सभी को पता है, ये कितना होगा बताओ, 4, 3, सबने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम, कितना है 5 मीटर। यानी इस बार डिस्प्लेसमेंट 4 + 3, वेक्टर लगा रहे ऊपर एरो मतलब वेक्टर का, कितना आया 5 मीटर। बड़ा अजीब एडिशन है भाई वेक्टर का, कभी 4 और 3 जुड़ के 7 आए, कभी 4 और 3 जुड़ के 1 आया, और कभी 4 और 3 जुड़ के 5 भी आ सकता है। इसे बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जब आम खाने का मन था तो 2 और 2 जुड़ के 4 ही आएगा चाहे बाहर पन्नी में आम रखा हो, चाहे खाने के बाद पेट के अंदर आम हो,
2 और 2 जुड़ के 4 ही आना है। पर यहां ऐसा हाल नहीं है वेक्टर क्वांटिटीज में। यहां पे एडिशन डिपेंड करता है 2 वेक्टर्स के बीच के एंगल पे। यहां इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। यहां एंगल कितना हुआ 180, भाई एक इस तरफ गया एक इस तरफ गया। यहां एंगल कितना है 90 डिग्री। जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे आंसर भी चेंज हो रहा है। यहां पे भी देखो 4 + 3 ही तो है, 4 इधर चले 3 इधर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट पता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या है 5। तो इस तरह के एडिशन को हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ोगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, वो सब तो अपन करेंगे। अभी तो फील लेना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नॉर्मली नहीं जुड़ सकती। 4 और 3 जुड़ के 7 हमेशा नहीं आएगा। 4 और 3 जुड़ के 7 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और इनके बीच का भी कुछ आ सकता है। ये 2 तो एक्सट्रीम लिमिट होती है, एक बार जोड़ लो एक बार माइनस कर लो। इनके बीच का कुछ भी आंसर आ सकता है, डिपेंड करेगा इनके बीच के एंगल पे। मैं तुमको सच बता रहा हूं, 4 और 3 का आंसर 4.5 भी आ सकता है। 4 और 3 का आंसर इसके ऊपर और इससे नीचे कुछ भी हो सकता है। 1.5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 6.5 भी, 3 भी आ सकता है, 4 कुछ भी आ सकता है। इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये है कमाल का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओए होए 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 होए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसको मिटा लें, इन बातों को नोट करना हो नोट कर लो पॉज करके, फिर मैं इसको रब कर दूं। नोट कर लिया, रब कर दें। 1 2 3 4 5। चलो, तो भाई बात ये हो गई कि वेक्टर क्वांटिटीज को क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, और क्या चाहिए डायरेक्शन, और ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर किसी क्वांटिटी के पास, सुन लो, अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके पास डायरेक्शन है, तो उससे श्योर नहीं होता कि वो वेक्टर है। अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा तभी वेक्टर होगा। किसी के वेक्टर होने की कंडीशन क्या है, इट फॉलोज, इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन टू बी अ वेक्टर, टू बी अ वेक्टर। क्लियर है? डेस्पिकेबल मी में था ना वेक्टर विलेन, देखा है क्या किसी ने? अरे जिसमें मम्मी नहीं थे, आवा आवा मैंने उसको देखा कि नहीं? बनाना बनाना बनाना, नहीं देखा है। उसमें गुरु रहता है ना, उसमें जो विलन रहता है उसका नाम वेक्टर था। इनके यार विलन के नाम भी कितने अच्छे होते हैं वेक्टर। अपने क्या क्या रख रहे हैं, साकाल मुकैम्बो यहां विलन का नाम भी वेक्टर होता है, विदेश की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं मिटा दूं, है ना, नेसेसरी कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्केलर क्वांटिटीज एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा आपने देख लिया, 2 किलो आम मिलके बने 4 किलो आम, है ना। और इनका क्या है, एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना। ये क्या होता है, अब लिख लें, नेसेसरी कंडीशन टू बी अ वेक्टर, इसको फॉलो करना नेसेसरी कंडीशन है। तो इनको ऐड करने का पूरा मैकेनिज्म ही अलग है, जिसको हम अगले 2-3 लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट क्या आ गए, एग्जाम्पल्स आ गए। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, है ना। इन सब का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मास का क्या डायरेक्शन है, 2 किलो 4 किलो। डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है। स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, कितनी एनर्जी है, 10 जूल 20 जूल, कोई डायरेक्शन नहीं। और इनके एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जैसे वो फंस गया था गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में, 5 मीटर ईस्ट वेस्ट नहीं बताया। वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है, 3 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अब ये सब भी समझेंगे कैसे पता लगाते हैं। फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो थोड़ा अपना क्लियर हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी की नीड तो है, डायरेक्शन की नीड तो होती ही है।
और वेक्टर और स्केलर में डिफरेंसेस क्या हैं कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होता है, पर साथ ही साथ डायरेक्शन होने के साथ ही साथ दे शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी उनके बीच का रिजल्टेंट, उनके जोड़ने का आंसर डिपेंड करे उनके बीच के एंगल पे, उनको जोड़ने का आंसर डिपेंड करे उनके बीच के एंगल पे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आगे बढ़े, नोट कर लें, नोट करना हो तो चलो आगे बढ़े, पॉज करके नोट कर लें। 1 2 3 4 5। नोट, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। एकदम सही बात है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास डायरेक्शन होगा, बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। यही मैं बता रहा था, ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। डायरेक्शन होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप वेक्टर क्वांटिटी बन जाओगे। वेक्टर होने की कंडीशन क्या थी? वेक्टर होने की कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी? ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कौन कौन सा होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ डायरेक्शन होने से गारंटी नहीं होती कि वेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, सबने देख रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। भाई करंट के पास डायरेक्शन होता है? बिल्कुल होता है, पर करंट डायरेक्शन होने के बावजूद वेक्टर नहीं बन पाता, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। जैसे समझो, मान लो इस जगह से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, इस जगह से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, और यहां से हमारे पास मान लो यहां से 2 एम्पियर, यहां से 3 एम्पियर, यहां से आउटपुट निकला 2 और 3, आउटपुट कितना हुआ? 5 एम्पियर। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपल स्केलर टाइप का एडिशन, 2 और 3 मिलके कितना हुआ? 5। ऐसे बना देते हैं, थोड़ा खूबसूरत लगेगा देखने में। इनके बीच के एंगल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे मान लो यहां से करंट आया 2 एम्पियर, इधर करंट आया 3 एम्पियर, जुड़ के कितना हो गया? 5 एम्पियर। अब इनके बीच में एंगल 30 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, इस बात से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लो एंगल थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, इधर से करंट आया 2 एम्पियर, इधर से करंट आया 3 एम्पियर, जुड़ के इधर कितना हो गया? फिर से 5 एम्पियर। एंगल बढ़ गया है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे, जबकि इनके पास डायरेक्शन है, फिर भी ये वेक्टर नहीं बन पाएंगे। करंट हैज डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आपके पास प्रेशर हो गया। भाई प्रेशर के पास भी तो डायरेक्शन होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता, इनवर्ड लग रहा, आउटवर्ड लग रहा, अपवर्ड लग रहा, डाउनवर्ड लग रहा। डायरेक्शन है, but pressure does not follow vector laws of addition, hence it is not a vector quantity. करंट क्या स्केलर क्वांटिटी होता है? एग्जैक्टली स्केलर भी नहीं होता, टेंसर क्वांटिटीज बन जाते हैं। ये भी टेंसर है, ये भी टेंसर, एक अलग तरह की क्वांटिटी। अभी छोड़ देते हैं इस डिस्कशन को, अपने मतलब का नहीं है। In short, to be a vector quantity, you should have direction as well as you should obey vector law of addition, जो कि ये कहता है कि आपका रिजल्टेंट, आपका रिजल्ट डिपेंड करे एंगल पे। यहां देखो, इनके बीच का एंगल मान लो हमने 30 डिग्री रखा, यहां एंगल हमने बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया, अभी भी आंसर क्या रहा? सेम रहा। क्लियर है? परफेक्ट। All vector quantities have direction, but all quantities that have direction are not vectors. आ गया सर, आगे बढ़ो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कैसा दिखता है वेक्टर? वेक्टर को दिखाया जाता है एक एरो से। इस एरो का इधर बना है हेड, इधर बना है इसकी पूंछ यहां इसकी पूंछ। अच्छा बच्चों, इस एरो की जो लेंथ होती है, इस एरो की जो लेंथ है, इस एरो की जो लेंथ है, दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। हमें कहीं वेक्टर बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? एरो बनाएंगे।
एरो की जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। और एरो का जो ये हेड है, एरो का जो ये हेड है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, बाय ड्रॉइंग एन एरो। मैंने कहा 5 न्यूटन की फोर्स है ईस्ट में, बना के दिखाओ। क्या 5 न्यूटन की फोर्स है ईस्ट में, बना के दिखाओ। भैया ईस्ट इस तरफ होता है, तो आपने क्या किया, यहां पे ईस्ट में ये कितनी लंबी एरो बना ली। अब भाई स्केल के ऊपर न्यूटन तो लिखा नहीं होता, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि स्केल का 1 सेंटीमीटर बिहेव करेगा 1 न्यूटन की तरह। भाई स्केल के ऊपर न्यूटन में थोड़ी ना लिखा होता है, सेंटीमीटर में होता है। कैसे बनाना है वेक्टर, ग्राफिकल मेथड के लिए सिखा रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो हमने कहा स्केल का 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं 1 न्यूटन, तो स्केल का 5 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, 5 न्यूटन बन जाएगा। तो यहां पे आप 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच लो। कितनी लंबी, 5 सेंटीमीटर लंबी। 5 सेंटीमीटर मेरे पास इस टाइम क्या है, 5 न्यूटन है। और 5 न्यूटन की फोर्स किस तरफ थी, ईस्ट डायरेक्शन में थी। तो एरो का हेड देखो किधर जा रहा है, ईस्ट में। सो दिस इज अ 5 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। दिस इज अ 5 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। अरे सर बार बार इतना लंबा कौन बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अब इसका एक छोटा रिप्रेजेंटेशन ढूंढा गया कि मान लो हमने कहा फोर्स कितनी है, फोर्स है 5 न्यूटन ईस्ट। तो इसका छोटा रिप्रेजेंटेशन यह ढूंढा गया कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर एरो लगा दो। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो आप फोर्स के ऊपर एरो लगा दो। मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए, तो ए के ऊपर एरो लगा दो। दिस एरो रिप्रेजेंट्स कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब बच्चों एक चीज में और सिखा देते हैं आपको। अगर मैंने कहीं लिख दिया ऐसे 2 लाइन के बीच में ए, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर यहां पे मैंने एक ये लगा दिया, इसको बोलते हैं मॉड, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सर समझ में नहीं आया, क्या बोले बताते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जैसे मान लो हमने लिखा वेक्टर एफ कितना है, वेक्टर एफ कितना है, तो आप बोलोगे वेक्टर एफ है 5 न्यूटन ईस्ट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन। पर मैं आपसे पूछ लूं कि ये डब्बे के बीच में, मॉड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉड, मॉड एफ कितना है, तो आप मेरे से बोल दोगे सर 5 न्यूटन। मॉड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैंने आपसे पूछा वेक्टर एफ, आपने कहा 5 न्यूटन ईस्ट। मैंने कहा मॉड एफ, आपने कहा 5 न्यूटन। क्लियर है। कई बार बच्चों इस ब्रैकेट की जगह, इस डिब्बे, इस मॉड की जगह कई बार सीधा सीधा ऐसे भी लिख देगा ए के ऊपर ना एरो है ना कुछ है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए को। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को या तो ऐसे डब्बा बना के लिखेंगे या सिंपल ए भी लिख दिया तो भी हम क्या समझेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है। ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेटली ये वाला है, बट कई बार किताब में आपको ऐसे मिलेगा। कहीं पे ये लिखा हो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू है। ये लिखा है सिर्फ वैल्यू है। ये लिखा है वैल्यू प्लस डायरेक्शन। ये लिखा है मतलब इसके अंदर क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एकदम क्लियर है बेसिक्स। आगे बढ़े। चलो वेक्टर क्वांटिटीज कैसे बनती हैं। अब देखो यहां पे 4 डायरेक्शन में बनाए हैं, आगे भी सवाल में इसका इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सा, सबको पता है। ऐसे खड़े हो जाओ, इधर नॉर्थ बना लो, राइट में ईस्ट बनेगा, लेफ्ट में वेस्ट बनेगा और नीचे की तरफ साउथ बनेगा। ऐसे खड़े हो गए, ऊपर नॉर्थ बना दिया, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ। जरा कुछ डायरेक्शन सीख लो, आगे आपको वेक्टर चैप्टर में हेल्प मिलेगी। मान लो मैं यहां से ऐसे एक लाइन खींच दूं यहां से 45 डिग्री पे, तो बच्चों इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, इसको तो नॉर्थ बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे एग्जैक्ट 45 डिग्री पे बच्चों, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीच, 45 डिग्री पे होना चाहिए, एकदम बीचों बीच। मान लो यहां से मैं एक लाइन खींच दूं 45 डिग्री पे, इधर से भी 55, उधर से भी 45। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये क्या कहलाएगा, सब लोग बोलो नॉर्थ वेस्ट। मान लो यहां से मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे, कितने एंगल पे, यहां से 45 डिग्री पे। इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, तो इसको वेस्ट साउथ लिख लो। वैसे ज्यादातर लिखा जाता है साउथ वेस्ट। ठीक है, पहले ये वाले टर्म्स ज्यादा यूज किए जाते हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट।
इसी तरह से अगर यहां पे मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे, यहां से कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो थोड़े बहुत हमने डायरेक्शन सीख लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको पता ही थे, हमने थोड़े से और डायरेक्शन सीख लिए इनके अलावा। 45 डिग्री पे साउथ ईस्ट, ठीक है, कुछ हमने नए डायरेक्शन सीख लिए साउथ ईस्ट। इसी तरह से बच्चों मान लो, इसी तरह से बच्चों मान लो मैं यहां पे एक लाइन ऐसे खींच दूं, यहां से 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। अब इसे क्या बोलोगे, 30 डिग्री किधर गए हैं हम, नॉर्थ की तरफ। कहां से गए हैं, ईस्ट से। 30 डिग्री किधर गए हैं, नॉर्थ की तरफ। कहां से गए हैं, ईस्ट से। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ, किसका नॉर्थ, ईस्ट का। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्शंस बताएंगे। जैसे मान लो यहां पे हम एक लाइन ऐसे खींच दें और ये एंगल हमारा हो जाए 60 डिग्री। ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। हम किधर आए, वेस्ट की तरफ। कहां से, नॉर्थ से। तो हम बोलेंगे 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। हम किधर आए, वेस्ट की तरफ। कहां से, नॉर्थ से। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। या इसको एक चीज और बोल सकते हैं शायद, यहां से एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आप ये भी बोल सकते हो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आ रहा है समझ में भाई, यहीं से देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बाद में जिसको बोला ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से, ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ। बोलो क्लियर हो गया है। चलो एक का नाम खुद से बताओ, एक का नाम खुद से बताओ। यहां मान लो मैं एक बना दूं, ये एंगल मैं बोल दूं 20 डिग्री। चलो बताओ, इसका नाम बताओ, बताओ। क्या बताया, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसका नाम पड़ जाएगा 20 डिग्री साउथ ऑफ, साउथ की तरफ चले, किससे, वेस्ट से। ठीक इस तरह से हम डायरेक्शंस लिखते हैं। चलो कुछ वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स, पहला वाला बनाए सभी लोग। ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स, 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। बनाओ पहला वाला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बताओ 37 डिग्री, पहले ये पकड़ो, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ऑफ साउथ यानी साउथ से ईस्ट की तरफ कितना, 37 डिग्री। साउथ से ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ कितना, 37 डिग्री। अब कितना लंबा एरो बनाना है, 5 न्यूटन के बराबर। भाई हमारी स्केल में 5 न्यूटन तो लिखा नहीं होता, सेंटीमीटर लिखा होता है। तो फिर से हम क्या मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 न्यूटन। अब 5 सेंटीमीटर की लाइन कहां खींचोगे, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये 37 डिग्री किधर गए, ईस्ट की तरफ गए। कहां से, साउथ से। 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट की तरफ गए साउथ से। और बच्चों इस लाइन की लेंथ कितनी रखेंगे, इस लाइन की लेंथ हम रखेंगे 5 सेंटीमीटर। तभी ये रिप्रेजेंट करेगा 5 न्यूटन की फोर्स को। फोर्स ही तो है ये, 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। दूसरे वाले पे आओ, आपने यहां होपफुली बना लिया, बड़ा बेसिक लेक्चर है आज का। दूसरा वाला, 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, इधर बनेगा वेस्ट, इधर बनेगा साउथ। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। क्या बोला, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से चलना है। वैल्यू कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब यार हमारी स्केल पे यूनिट 2 मीटर पर सेकेंड में तो होगी नहीं, तो हम बोल देंगे चलो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 1 मीटर पर सेकेंड को, तो 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 2 मीटर पर सेकेंड को।
यानी 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री, नॉर्थ से 30 डिग्री, नॉर्थ से 30 डिग्री किस तरफ? वेस्ट की तरफ। कितनी लंबी लाइन? 2 सेंटीमीटर। ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ, ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ें, चलें आगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर। अभी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के ऊपर वेक्टर लगा के कैसे बनाते हैं? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये सब समझ में आ गया। मॉड क्या होता है? ऐसे लगा दिया मतलब वैल्यू, है ना। और ये नहीं लगाया, सिर्फ ए लिख दिया तो भी वैल्यू, और ए के ऊपर एरो लगा दिया तो वेक्टर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर। सबसे पहला पॉइंट, ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। बच्चों 2 पाई का मतलब क्या होता है? 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, है ना। पाई में हम लोग एंगल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बात अपने दिमाग में आज से डाल लो कि पाई जब भी लिखा हो, पाई मतलब है 180 डिग्री। पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो यदि आपने किसी वेक्टर को 360 डिग्री घुमा दिया तो वो चेंज नहीं होगा। जरा देखते हैं, जरा देखते हैं। मान लो हमारे पास यहां पे एक वेक्टर है ए, इसको हमने कितना घुमा दिया? पकड़ के ऐसे घुमा के वापस यहीं ले आए। बच्चों ये कितना घूम चुका है? ये वेक्टर ए है, इसको हम पकड़ के घुमा के वापस यहीं ले आए। कितना घूम गया? 360 डिग्री वापस अपनी जगह आ गया। होगा कि नहीं? किसी चीज को पकड़ो, ये एक वेक्टर है, इसको मैंने कितना घुमा दिया? 360 डिग्री, जुम 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 जुम, वापस यहीं आ गए। ठीक। सो ऑन रोटेटिंग 360 डिग्री वेक्टर डज नॉट चेंज, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन। नेक्स्ट, अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है? मान लो बच्चों यहां पे कोई वेक्टर बना है ऐसे, ठीक, लेंथ मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर, तो इसको आप इसके पैरेलल में उठाकर यहां पे भी शिफ्ट कर सकते हो 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप पैरेलल में उठाकर यहां पे भी शिफ्ट कर सकते हो 2 सेंटीमीटर, प्रोवाइडेड इसका डायरेक्शन मत बदलना, मतलब एरो को टेढ़ा मत करना, एंड इसका साइज मत बगड़ना, मतलब एरो की लेंथ मत बदलना। इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। अब बोलोगे इसका फायदा क्या है? दिखाते हैं फायदा क्या है। यहां इसका फायदा देखो, फायदा क्या है। मान लो कुछ ऐसा बना है, हमारे पास कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर लंबा। अब यार यहां से देखने में कुछ मजा नहीं आ रहा, एंगल एंगल सब पता है, एंगल वगैरह सब पता है। मान लो हमसे बोलता है कि ये वेक्टर, मान लो हमसे बोलता है कि, मान लो हमसे बोलता है कि ये वेक्टर मान लो हमसे बोलता है ये वेक्टर यहां से मान लो 30 डिग्री के एंगल पे है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, पर फील नहीं आ रहा। अब इसमें फील लाना है तो क्या करो? पैरेलल शिफ्टिंग कर लो, इसको उठाकर यहां से ले जाकर ओरिजिन पे रख लो। 2 सेंटीमीटर लंबा, कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे। देखो हॉरिजॉन्टल से 30 पे था, उठा के हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे रख दिया। तो इस तरह से हमें फायदा मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फॉर डूइंग ऑन डूइंग पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप इस वेक्टर को उठा के यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, कहीं भी। मान लो आपके पास ये वेक्टर है तो इसको आप पीछे ले जा सकते हो, आगे ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ले जा सकते हो, इधर ले जा सकते हो, इधर ले आ सकते हो। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स is the smaller of the 2 angles between the vectors when they are joined tail to tail. The angle between 2 vectors is the smaller of the 2 angles between the vectors when they are joined tail to tail.
दो वेक्टर्स के बीच का कौन सा एंगल लेना है, वो एंगल लो जब वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइंट हो, या शायद ज्वाइन करना पड़ जाए, और ज्वाइन करने के बाद भी छोटा वाला एंगल लेना है, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। बच्चों दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं होगा, ये बात दिमाग में डाल लो। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, नेगेटिव एंगल्स नहीं लेने। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज इन दिस रेंज 0 डिग्री से 180 डिग्री। ये फिक्स की गई बातें, ताकि आप कुछ उबड़ खाबड़ एंगल लेके ना आ जाओ, है ना, पत्थर लेके आ गए ये एंगल 240, चलो कैलकुलेशन नहीं चलेगा। ठीक, जरा इसको समझते हैं। मान लो अपने पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। ठीक है, टेल से टेल मिली हुई है, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिली हुई है। मान लो हमसे बोलता है ये एंगल है 110 डिग्री और ये एंगल है 250 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? बड़ा आसान है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी द स्मॉलर एंगल व्हेन दे आर ज्वाइंट टेल टू टेल। स्मॉलर एंगल कौन सा है? 110 डिग्री। क्या वो इस रेंज में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्लियर हो गया? सवाल किया जाए इसका, पानी पी लूं मैं थोड़ा सा। सवाल करें इसका। पहले क्या करो, टेल से टेल जोड़ लो, ताल से ताल मिला लो, उसके बाद छोटा एंगल ले लो। ठीक है, चलो आ गया अपने पास सवाल। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये वेक्टर ए और बी, इनके बीच का एंगल निकालना है। चलो बताओ, क्या ए और बी टेल से टेल जुड़े हुए हैं? सबसे पहले देखो टेल से टेल जुड़े हैं कि नहीं। क्या ए और बी टेल से टेल जुड़े हुए हैं? जी हाँ। इस तरफ एंगल कितना है? 300। नहीं। ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बोलो? 300 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 60 बाई टोटल 360 होता है, 60 डिग्री। अब बताओ कौन सा एंगल लेंगे हम? अब बताओ कौन सा एंगल लेंगे हम? 300 लेंगे कि 60 लेंगे? मेरे ख्याल से तो आंसर 60 डिग्री होगा भाई। छोटे एंगल को लेना है। पहले टेल से टेल मिला लो, फिर छोटा वाला एंगल जो वो इंक्लोज कर रहे हो, बड़ा वाला एंगल नहीं लेना। जैसे यहां पे आ जाओ, ए और बी के बीच में कितना एंगल है? 120, और इस तरफ से देखेंगे तो कितना होगा? 360 माइनस 120 कितना? 240। तो यहां इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बोलो? 120 होगा कि नहीं भाई? ये छोटा एंगल और ये ए और बी के बीच में देखो ये बड़ा, 240 120 जोड़ो, 4 2 6 3। क्लियर है? गलत हो गया, टेल से टेल नहीं जुड़े थे। ध्यान दिया तुमने कि नहीं? पता नहीं, टेल से टेल नहीं जुड़े थे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को, ये टेल से टेल नहीं जुड़े हैं। क्या बना है? वेक्टर ए बना है और वेक्टर बी बना है ऐसे। बी का हेड ए की टेल में है, बी का मुंह ए की पूंछ में है। वो गाय का पूंछ लगा है कभी कि नहीं? बहुत तेज लगता है। ये एंगल दे रखा था 120। बच्चों एंगल कब लेने हैं? टेल से टेल मिलाकर। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी भाई? अभी अभी हमने पढ़ा था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ मत करो, इस बी वाले वेक्टर को पैरेलल थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। इस बी वाले वेक्टर को थोड़ा सा पैरेलल आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। इस बी वाले वेक्टर को थोड़ा सा पैरेलल आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। अब बच्चों ये भी क्या हो गया? वेक्टर बी वेक्टर ए। अब देखो दोनों की टेल से टेल मिल गई हैं। ये 120, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा? टोटल 180 होगा, तो एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। बोलो आया भाई? पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है ना, तो उसी का हमने खेल खेला। इस वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ाया। फायदा क्या हुआ? टेल से टेल मिल गई भाई। पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ाओगे अभी भी ये बी ही रहेगा। बी और ए की टेल से टेल मिल गई। ये एंगल 120, तो बचा हुआ एंगल बोलो, बोलो भाई। ये एंगल 120, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? पैरेलल शिफ्टिंग कर ली। आगे चलो और सवाल करते हैं, और सवाल देखते हैं।
फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी। यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, चलो भाई करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी। ये रहा ए, ये रहा बी, टेल से टेल तो मिली नहीं है, आओ मिलाते हैं, आओ मिलाते हैं। ये रहा ए, ये बी, तो बी को पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये रहा बी ऐसे, अभी टेल से टेल नहीं मिली हुई है तो बी को पैरेलल शिफ्ट करके थोड़ा आगे ले आते हैं, ऐसे बी को पैरेलल शिफ्ट करके आगे ले आए। बच्चों ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब देखो ये 60 तो ये 60 तो ये 30। अब देखो ए और बी के बीच में कितना एंगल दिखाई पड़ रहा है, 30 और 30, 60 डिग्री। बोलो आया भाई। टेल से टेल मिलाना इनिशियल कंडीशन है, इसकी टेल से इसका हेड आके जुड़ा हुआ था तो मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ा लिया, बहुत बढ़िया। ये एंगल 30 है, बहुत बढ़िया। ये एंगल 60, भाई ये 60 तो ये 60, ये 90 है पूरा, तो ये बचा हुआ 30, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी। ए और सी की तो टेल अपने आप मिली हुई है, ध्यान से देखो। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर सी, इनकी टेल अपने आप मिली हुई थी। ए का इससे एंगल बता रखा है 30 डिग्री, सी का यहाँ से एंगल बता रखा है 45 डिग्री। ये पूरा एंगल होगा बच्चों 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी 30 एंड 45 75। छोटा एंगल है, 0 से लेके 180 के बीच होना चाहिए, है 0 से 180 के बीच में। क्लियर है। ए सी, ये 45, ये भी 45, टेल से टेल जुड़ा है, 30 और 45 75। तीसरे पार्ट पे आते हैं। एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो ये रहा सी वेक्टर, कितने एंगल पे है, 45, और बी वेक्टर कितने एंगल पे है, 60 डिग्री। ये रहा बी वेक्टर, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। क्या टेल से टेल मिली हुई है, बिल्कुल नहीं, इसका हेड इसकी टेल में घुसा है। क्या किया जाए, बी को पैरेलल करके आगे शिफ्ट कर लिया जाए, बी को पैरेलल करके, बी को पैरेलल करके आगे शिफ्ट कर लिया जाए, बिल्कुल। यहां से जुग 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 ऐसे बी को पैरेलल करके आगे शिफ्ट कर लिया। बच्चों बी का वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री है, तो यहां पे भी बी का ये, बताओ भाई, इतनी तो मैथ्स आती होगी, आय हाय हाय, छी 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 छी, इतनी तो मैथ सबको आती होगी। हाँ बोलो, बी का ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहां से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये आगे बढ़ाया, ये एंगल बराबर होगा कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 60 ये 45, तो बी और सी के बीच का एंगल कितना हो गया, 15 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। बोलो आया। बी को मैंने पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ाया, ये 60 तो ये भी 60, ये 45, बी और सी के बीच में कितना एंगल हुआ, 60 माइनस 45, 15 डिग्री। बोलो क्लियर है। तो इस तरह से हम निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आगे बढ़े, क्लियर है इतना, पॉज करके नोट करना, नोट कर लें, 1 2 3 4 5। ये क्यों करना पड़ रहा बच्चों, क्योंकि हमें टेल से टेल मिलाना है। मैंने इसको आगे बढ़ाया, मैंने बी वेक्टर को यहां से आगे बढ़ाया, देखो यहां से बी को आगे बढ़ाओगे, ये एंगल 60, तो ये पूरा कितना हो गया 60, अब ये 60 45, तो ये कितना हुआ 15 डिग्री। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे आ गए अब हम। किन किन तरह के वेक्टर हैं, थोड़ी बातचीत होंगी। सबसे पहले हमारे पास आए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स बच्चों, 2 वेक्टर इक्वल कहलाते हैं। 2 वेक्टर्स आर इक्वल, हमको पता है, सब लोग ने आंसर बोल दिया है, आर इक्वल इफ दे हैव, पर तुमने जो बोला इसमें एक एरर निकाल दूंगा मैं, तुमने जो भी बोला उसमें एक गलती मैं निकाल दूंगा। इफ दे हैव फर्स्ट इक्वल मैग्नीट्यूड, सेकेंड सेम डायरेक्शन। 2 वेक्टर इक्वल होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। मान लो
हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और वेक्टर बी। मान लो ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और बी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं? नहीं है बच्चों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है। देखो मतलब ऐसे लिख सकते हैं, सीखो कुछ चीजें। मतलब हम ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट हम ये नहीं कह सकते कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। ये कहना गलत हो जाएगा। भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट ये वेक्टर्स इक्वल नहीं है। वेक्टर इक्वल होने की कंडीशन अभी और बताएंगे, अभी रुको। वेक्टर इक्वल होने की कंडीशन इक्वल मैग्नीट्यूड, एक तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे कि हम बोले, एक तो ये हो गया हमारे पास, जैसे कि हम बोले हमारे पास फिर से दो वेक्टर्स हैं, कहां लिखे? यहां पे हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर है ए 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, दूसरा वेक्टर है बी, वो भी है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अब भाई इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनका डायरेक्शन भी सेम है। नाउ वी कैन राइट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड भी सेम है, आप ये भी लिख सकते हो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इस बार सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल, यानी दो वेक्टर्स इक्वल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, बस बस पक्का। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें दो वेक्टर दे रहा हूं, तुम मुझे बताना। मेरे पास दो वेक्टर है, यहां पे सवाल आ गया 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी विच इज 2 न्यूटन ईस्ट। अब बताओ क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं? इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये भी दो है, ये भी दो है। इनका डायरेक्शन भी सेम है, ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है। फिर भी ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है क्योंकि इनकी यूनिट अलग है, क्योंकि ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, और क्या चीज सेम होनी चाहिए? दे शुड हैव सेम यूनिट्स आल्सो। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तुम्हारे हिसाब से तो ये इक्वल वेक्टर्स हो गए, बट ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है बिकॉज इनकी यूनिट्स अलग अलग है। ये क्या बने हुए हैं? ये देखो इक्वल वेक्टर्स बने हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करके रखी हुई है। ये मान लो वेक्टर ए है, उसी को पैरेलल शिफ्ट करके यहां दिखा दिया वेक्टर ए, पैरेलल शिफ्ट करके यहां दिखा दिया वेक्टर ए, यहां दिखा दिया वेक्टर ए। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और यूनिट भी सेम हो। नेक्स्ट बात आई नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? जो अभी मैंने दिखाया था कि ये है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर सेम magnitude but opposite direction। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ए की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, बी की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी, और डायरेक्शन वाइज दोनों ऑपोजिट हैं। ऐसे केस में आप लिख सकते हो, देखो इसको अगर हम बनाएं तो ए बच्चों इस तरफ बनेगा, ए किधर बना? ईस्ट में, और बी बनेगा इस तरफ, किधर बना? वेस्ट में। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। ऐसे में आप ये लिख सकते हो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। पर इसके लिए बच्चों मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी दो अपोजिट वेक्टर दिखे और लिख दिया, ये नहीं। मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन हो तब। ये नहीं कि कोई भी दो वेक्टर आपको दिख गए, मान लो ए की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और बी की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। अब आप ऐसा नहीं लिख सकते कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब ये गलत हो जाएगा। नाउ दिस इज रॉन्ग। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्लियर है? चलो, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर बड़ा आसान है। दो वेक्टर्स जिनके टेल से टेल मिलाने पे उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो वो पैरेलल हैं।
पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में है। एंटी पैरेलल, दो वेक्टर्स जिनकी टेल से टेल मिलाओ, इनकी टेल से टेल मिलाओ जरा, एक इधर जा रहा, इसकी टेल इधर जा रही, टेल से टेल के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 से ज्यादा हो भी नहीं सकता। जब दो वेक्टर्स की टेल से टेल, देखो एक इधर मिलाने पे एंगल 180 डिग्री आ जाए, इसका मतलब वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। बच्चों कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम लाइन, या बोल दो सेम पाथ, जो सेम रास्ते पे या सेम लाइन पर हो। ये एक लाइन खींची हुई है, मान लो एक वेक्टर ए इस पे है और दूसरा वेक्टर बी भी इसी पे है। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, जो कि सेम लाइन पे हो। ठीक है, पैरेलल एंटी पैरेलल क्लियर थे। पैरेलल जिनके बीच में एंगल 0, एंटी पैरेलल जिसमें एंगल 180 हो। नेगेटिव वेक्टर क्लियर है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, यूनिट सेम। अब कोलिनियर विच लाइज ऑन दी सेम लाइन और सेम पाथ, कोलिनियर एक ही लाइन पे। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स विच lie in the same plane, which lie in the same plane, एक ही प्लेन में हो। ठीक, एक ही प्लेन में हो। बच्चों प्लेन समझते हो ना, 2D जैसे ये बोर्ड 2 डायमेंशनल, इसको बोलते हैं प्लेन। अब बच्चों मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, क्या ये दो वेक्टर किसी एक प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे? आंसर है हमेशा होंगे। मान लो ये दो वेक्टर लिया, ये किस प्लेन में है? इस प्लेन में। ये एक प्लेन बन गया, इसमें है। क्लियर है? जैसे देख लो किताब से दिखाया था मैंने पिछली बार, इस बार भी दिखा देते हैं। ये दो वेक्टर हैं, ये किस प्लेन में होंगे? देखो इस प्लेन में है, ये प्लेन हो गया। दो वेक्टर, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। एंगल चेंज करते हैं, मान लो ऐसे कर लिया मैंने, एक वेक्टर सीधा, एक वेक्टर आपकी तरफ आता हुआ, ऐसा। ठीक है, ऐसा। अभी भी देखो ये कोप्लेनर है। अब ये इस प्लेन में आ गए, इस वाले प्लेन में, दिख रहा है? इस प्लेन में आ गए। आप इनको जैसे चाहो वैसे अरेंज कर लो, ये हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। चलो ऐसे कर लेते हैं सर। अब ये किस प्लेन में आएंगे सर? इनको ऐसे रख लें तो किस प्लेन में आएंगे? तब बच्चों देखो ये इस प्लेन में फिर आ गए। बहुत भारी बुक है भाई, बहुत भारी किताब। देखो ये इस प्लेन में आ गया। आपने इनको ऐसे करके ऐसे रख लिया, ऐसे करके ऐसे रख लिया, क्या अभी भी ये किसी एक प्लेन में है? बिल्कुल। ये देखो इस प्लेन में आ गया। टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर, हमेशा सेम प्लेन। जो करना चाहो कर लो इनके साथ। ऐसे कर लो इस प्लेन में आ गए, ऐसे कर लो इस प्लेन में आ गए, ऐसे कर लो इस प्लेन में आ गए, हैं, ऐसे कर लो इस प्लेन में आ गए। टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। तो लिखो यहां पे टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। दो वेक्टर दुनिया के हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तीन वेक्टर के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? तीन वेक्टर के बारे में क्या ख्याल है? थ्री वेक्टर्स के बारे में बताओ। अब हमारे पास मान लो तीन वेक्टर हो गए, 1 2 और 3। क्या ये तीनों सेम प्लेन में हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखो ये तीन है, इस प्लेन में आ गए। अभी ये तीन देखो स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में आ गए कि नहीं? एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। हो भी सकते हैं, नहीं भी। मान लो मैं एक को ऐसे, एक को ऐसे, एक को ऐसे कर दूं, अब कोई चांस नहीं है कि वो कोई एक प्लेन इनको कवर करे। भाई एक प्लेन में अब ये कैसे आ सकते हैं? इस प्लेन में ये दोनों आए, इस प्लेन में ये दोनों आए, इस प्लेन में ये दोनों आए, ये तीनों किसी एक प्लेन में नहीं आ रहे। उधर क्या देख रहे हैं सर? उधर मेरे डेस्कटॉप पे इसका आउटपुट दिखता है, सामने कैमरा लगा है, इधर डेस्कटॉप है, सारे मैं बता दूंगा सब तो यहाँ मुझको दिखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा हूँ मैं मुझे डर है शादी के रिश्ते ना आ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो बच्चे ही देख रहे हैं। छी हाँ, कैसी बातें कर रहे हो सर? तो यहाँ पे तीन वेक्टर हैं। हाँ, तुम्हारे बाप के उम्र का हूं, तुम सोचो भी मत। आओ, यहाँ पे तीन वेक्टर हैं, ठीक है? ये बाप की उम्र का सर, और क्या
मैं बुढ़ा हो गया हूं। ये 3 वेक्टर हैं, ये देखो ये एक प्लेन में, ये दोनों एक प्लेन में और ये दोनों एक प्लेन में, पर ये तीनों किसी भी एक प्लेन में नहीं आ सकते। ये कोई प्लेन थोड़ी ना है, इसमें तीनों आ भी कहां, निकल के बाहर चले गए। 3 वेक्टर हो सकता हो सेम प्लेन में हो, जैसे ये देखो ए ए ए, मान लो ऐसे बना दें इनको हम। अभी ये देखो एक प्लेन में आ जाएंगे, अभी देखो ये एक प्लेन में आ गए अगर सीधे हैं तो। 3 वेक्टर हो सकता हो एक प्लेन में हो सकता हो ना हो, यानी हो सकता हो वो कोप्लेनर हो, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में होना। 3 वेक्टर्स कैन बी कोप्लेनर, मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, ये लिख लेते हैं। 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। क्लियर है? कोलिनियर कोप्लेनर, कोलिनियर जो सेम लाइन में हो, कोप्लेनर जो सेम प्लेन में हो। 2 वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर एंड 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। इनको निकालने का एक तरीका भी होता है, बॉक्स एबीसी को देखा जाता है, 3 वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं। बॉक्स एबीसी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है देन दे आर कोप्लेनर। ये सब आप मैथ्स में पढ़ोगे भी आगे, ये सब फिजिक्स में वेक्टर ये सब नहीं है, ये सब मैथ्स में पढ़ोगे। अगर बॉक्स एबीसी 0 होता है तो कोप्लेनर होते हैं, है ना, इनका वॉल्यूम 0 आ जाता है। छोड़ो आगे। कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स ऐसे लिखते हैं, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स 2 or more vectors, 2 or more vectors having या intersecting 2 or more vectors intersecting at the same point, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, दैट आर कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। या उनकी हो सकता हो लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रही हो। और 2 वेक्टर्स और 2 मतलब और ये बड़ा वाला और डेफिनेशन में, और 2 or more vectors, 2 or more vectors having their whose line of, ऐसे 2 or more vectors, थोड़ी रात हो गई माफ करना, थोड़ा सा मैं नींद में शायद हूं। 2 or more vectors whose line of action intersect at a common point। सर दोनों बात में डिफरेंस क्या है समझाते हैं। पहली वाली बात सुनो, 2 or more vectors intersecting at the same point। मान लो एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है और एक वेक्टर C है। ये तीनों ही वेक्टर देखो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन गए? कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स बन गए पहले वाले के हिसाब से। दूसरा वाला क्या कह रहा है? बच्चों जरूरी नहीं है कि वो सच में इंटरसेक्ट करें, जरूरी नहीं है कि वो सच में टच करें, उनका लाइन ऑफ एक्शन भी इंटरसेक्ट कर सकता है। हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट। लाइन ऑफ एक्शन क्या चीज है? मान लो यहां पे बी वेक्टर बना है, यहां पे कहीं ए वेक्टर बना है और यहां पे मान लो कहीं सी वेक्टर बना है। इनका लाइन ऑफ एक्शन भी इंटरसेक्ट कर जाए तो काम बन जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन बोले तो ये लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन के अलोंग ये एक्ट कर रहे हों। ये देखो इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा, ये इस लाइन के अलोंग और ये भी इस लाइन के अलोंग, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर गया, हेंस दे आर कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। ये आपको फोर्सेस में ये चीज दिखाई पड़ेगी। क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहां पे किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगती हैं। जैसे मान लो इस पे एक फोर्स इधर लग गई F1, एक फोर्स इधर लग गई F2 और इसी के ऊपर मान लो एक फोर्स इधर लग गई F3। ये तीनों फोर्सेस कैसी होंगी? कॉन्क्यूरेंट होंगी। ठीक, लॉज ऑफ मोशन में ये देखेंगे। कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हो एट अ कॉमन पॉइंट।
या उनका लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रहा हो एट अ कॉमन पॉइंट। लास्ट, यूनिट वेक्टर एंड जीरो और नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यूनिट वेक्टर अ वेक्टर whose magnitude is 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, तभी तो यूनिट बोला, एक हो, ऐसा वेक्टर जिसका हम मॉड लें तो 1 आए, ऐसा वेक्टर जिसका हम मॉड मैग्नीट्यूड लें तो 1 आए, ऐसा वेक्टर जिसका हम मॉड लें तो 1 आए, जिसका मैग्नीट्यूड 1। अब बच्चों फिजिक्स में यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने वेक्टर्स पढ़े थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जितने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक आज जितने भी पढ़े उसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए एक अलग सिंबल बना दिया। भाई वेक्टर का सिंबल क्या था? ए के ऊपर एरो, एफ के ऊपर एरो, इनका अलग सिंबल है, इनकी अलग पहचान है फिजिक्स में, इनका अलग ही वोकाल हो रखा है। अगर ए यूनिट वेक्टर है, इफ ए is a unit vector, it is represented as a cap, इसको कैप पढ़ते हैं, a cap, क्या चीज? a cap ऐसे पढ़ते हैं, रेड एज a cap, इनकी अलग ही पहचान बन गई, a cap। और ए कैप का जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए कैप का जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1, इसके ऊपर एरो नहीं लगती, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा। इनका बच्चों फॉर्मूला भी बन रखा है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखो, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। थोड़ा कम समझ में आएगा, समय के साथ समझ में आएगा जब वेक्टर्स आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो, a cap is equals to vector A upon magnitude of A, vector A upon magnitude of A। यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में काम क्या है? यूनिट वेक्टर हैज ओनली वन यूज, सिर्फ एक ही काम है, टू गिव डायरेक्शन टू अ क्वांटिटी, टू गिव डायरेक्शन टू अ क्वांटिटी, किसी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए यूज होता है। टू गिव डायरेक्शन टू अ वेक्टर लिख लो, टू गिव डायरेक्शन टू अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जीवन में क्या काम है? किसी को डायरेक्शन देना। दिमाग में डाल लो, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, बस दिमाग में भी डाल लो, आगे समझ में आएगा। यूनिट वेक्टर का काम है किसी चीज को डायरेक्शन देना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1। यूनिट वेक्टर का सिंबल है ए कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर है? यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। और इनका फिजिक्स में क्या काम है? किसी चीज को डायरेक्शन देना। फिर आते हैं जीरो या नल वेक्टर में। अब ये क्या बात हुई? ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 0 हो, इसका क्या काम होगा सर? 0 हो सर। ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 0, इसका काम मैं बताऊंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट में, वहां याद दिलाना पड़ेगा, मेरे को याद रखना पड़ेगा बच्चों। ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, whose magnitude is 0 and which has arbitrary direction। आर्बिट्रेरी बोले तो कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। आर्बिट्रेरी बोले तो ये कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। अब इसका काम आपको पता चलेगा कि क्यों बनाया गया, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट में समझ में आएगा। शायद आपको क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात हम समझा पाए कि ये फिजिक्स में क्यों बनाया गया। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 है, 0 वेक्टर,
जीरो का डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, ठीक। ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर सी, क्रॉस करने पे आंसर हमेशा वेक्टर आता है। अब ये बात 12th वाले समझ रहे होंगे, ड्रॉप ईयर वाले, कि इसका काम क्या है। ए क्रॉस बी का जो आंसर आता है वो हमेशा एक वेक्टर आएगा। मान लो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 हो तो वो 0 स्केलर नहीं होगी, 0 वेक्टर होगी। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है हमेशा वेक्टर। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी, है तो है कि होता है कि नहीं। तो ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा एक वेक्टर होगा। मान लो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 है तो वो 0 स्केलर नहीं है, वो 0 वेक्टर है जिसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। तो ये बात कम लोग को समझ में आई होगी, ऑफ कोर्स मैं भी समझ सकता हूं ये बात। तो यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त। आज नहीं है कोई डीपीपी। इसके बाद हम लेके आएंगे वेक्टर एडिशन का ग्राफिकल मेथड, उसके बाद एनालिटिकल मेथड। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।